हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑफ-बाउ का नियम। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो ऑफ-बाउ शब्द यहाँ पे आया है ये है क्या। ऑफ-बाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या टू बिल्डिंग अप। तो ये नियम क्या कहता है, देखो नियम दिया गया था कि जो परमाणु कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स किस क्रम में भरे जाएंगे। जैसे पहले हमने KLMN पढ़े हैं, कोष पढ़े हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन हम बढ़ते थे। तो जब अब इनको SPDF में भरा जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरे जाएंगे, ठीक है। अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं वो SPDF में पढ़ेंगे। तो इसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसके लिए ऑफ-बाउ का नियम है, जो क्या कहता है कि परमाणु उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। यानी कि जिस परमाणु कक्षक की ऊर्जा, परमाणु उपकोष की ऊर्जा सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाएंगे, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले में भरे जाएंगे, और जैसे जैसे ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा उनमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरते जाएंगे। तो इसके लिए मैंने सिंपल सा एक ये ड्रॉ किया है, इसी तरीके से आप इसको याद रखोगे। सबसे पहले 1s लिखा, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, 7s 7p और 8s। इस प्रकार से ये जो पॉसिबल उपकोष हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हो कि जो S उपकोष होता है, ठीक है, तो S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आप ये भी जानते हो। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s में जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s में जाएगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2s में, फिर चौथा भी 2s में आ जाएगा, फिर पांचवा आ जाएगा 2p में, ठीक है। फिर इस प्रकार से छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां इलेक्ट्रॉन तक 2p में जाएंगे, फिर 3s में। इस प्रकार से अब देख लेते हैं कि ऑर्डर इसका क्या होगा। देखो सबसे पहले ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा ये, और ये इस प्रकार से आप इसको घुमा दोगे, एरोज बना रखें, इसी के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से होता हुआ इधर आ जाएगा, इस प्रकार से परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसके लिए ऑफ-बाउ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि किस उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, किस में बाद में। इस टाइप से ये और ये। अब इसको देख लेते हैं, इससे हमें जो सीरीज प्राप्त हुई है उसको हम आगे लिख देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे, अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 1s उपकोष में भरेंगे, तो सबसे कम ऊर्जा 1s की लिख दी। फिर यहाँ से घूमता हुआ किस पे जा रहा है, 2s पे, फिर 2s की, 2s के बाद ये यहाँ से घूम के गया, फिर 2p, फिर 2p के आगे देखो कौन सा है, 3s, फिर ये यहाँ से घूम के गया, 3s के बाद क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा, 3p के बाद नेक्स्ट देखो 4s, फिर यहाँ से घूम के गया, फिर 3d, फिर 3d के बाद आप आगे खुद देखो 4p है, आप उसमें देखिए फिगर में 4p के ठीक आगे देखो कौन सा है, 5s, फिर ये यहाँ से घूम के गया, फिर 4d है, 4d के बाद आप आगे देख रहे होंगे 5p, ठीक है, 5p है, सॉरी ये 5p, फिर 5p के बाद आप देखो 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर 5f, 6d, 7p और लास्ट में 8s। इस प्रकार से आप 1 से लेके 118 तक के जो तत्व हैं उनके, 120 तक के जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से लिख सकते हो। आप जानते हो कि S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P में अधिकतम 6 रह सकते हैं, D में अधिकतम 10 रह सकते हैं और F में अधिकतम 14 रह सकते हैं। तो इसी क्रम में आप इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जाओगे तो आप 120 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हो। अब हम ये जानेंगे इसमें कि ऐसा क्यों है कि 4s जो है वो पहले आ गया और 3d बाद में है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 5s पहले आ गया, 4d बाद में आ रहा है। तो इसके लिए एक नियम दिया गया है जिसको हम कहते हैं N+L नियम या बोरबरी का नियम। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं N+L नियम या बोरबरी का नियम। देखो बोरबरी ने क्या कहा था, बोरबरी का जो नियम है, मुख्य क्वांटम संख्या n,
और द्विगंशी क्वांटम संख्या एल पे निर्भर करता है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती हैं। तो आप जानते हो कि मुख्य क्वांटम संख्या एन ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है, और जो एल होता है यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये रिप्रेजेंट करता है उपकोष को या उप ऊर्जा स्तर को। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि उस उपकोष की ऊर्जा का मान कम होगा जिसके लिए n प्लस एल का मान कम होगा। ठीक है, या n प्लस एल कम होगा। ठीक है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या की योग करने पे जो वैल्यू कम आएगी तो उसकी ऊर्जा कम हुई, और अगर n प्लस एल का योग ज़्यादा आ रहा है तो उस उपकोष या उस कक्षक की ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। जैसे 3D कक्षकों के लिए बात कर लें तो 3D कक्षकों के लिए n का मान कितना होता है, 3, ये मुख्य ऊर्जा स्तर को दिखा रहा है। d के लिए आप जानते हो l का मान क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, किस प्रकार से होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देखिए, l बराबर 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान होते हैं 0 के लिए s उपकोष, 1 के लिए p उपकोष, 2 के लिए d उपकोष और 3 के लिए f उपकोष होता है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो n का मान यहाँ पे कितना है, 3 है, l का मान कितना है, 2 है। तो n प्लस एल का मान क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 बराबर 5। 4s के लिए भी करोगे, 4s के लिए n का मान आपको दिख रहा है 4, और l का मान s उपकोष के लिए 0 होता है, तो n प्लस एल बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। यानी कि n प्लस एल का मान यहाँ कितना आया, 5, यहाँ कितना आया, 4, यानी कि इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, इसकी कम है। तो 3D ग्रेटर देन 4s, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में बढ़ते हैं। दूसरा नियम आता है कि यदि किन्हीं दो उपकोषों के लिए n प्लस एल का मान क्या हो जाए, समान हो जाए या इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में उस उपकोष की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए n का मान यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि जिसका ऊर्जा स्तर कम होगा, मुख्य ऊर्जा स्तर जिसका कम होगा उसी की ऊर्जा कम मानी जाएगी। जैसे 4f और 5d है, तो यहाँ पे n कितना है, 4 है, f कितना है, f के लिए l का मान कितना होता है, 3, तो 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 7। यहाँ भी 5d के लिए n आपको दिख रहा है 5 है, l का मान आपको पता है d के लिए क्या होता है, 2 होता है, तो 5 प्लस 2 करेंगे 7 आ जाएगा। इसका भी 7 आ गया, इसका भी 7 आ गया। लेकिन इसके लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4 है, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी है, 5 है। n का मान इसके लिए 4 है, इसके लिए 5 है, यानी कि 4 कम हुआ और 5 ज़्यादा हुआ, तो 4f की ऊर्जा कम होगी, 5d की ज़्यादा होगी। तो ये था आपका n प्लस एल नियम।